जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी वो लोग पढ़ते हैं जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और जो लोग मेडिकल्स निकालना चाहते हैं। मेडिकल्स का एक कोर्स होता है, तो बायोलॉजी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, डॉक्टर्स और मेडिकल्स वालों को। तो बायोलॉजी के अंदर एक शब्द छुपा होता है, बायो। आपने काफ़ी बार बायो शब्द सुना होगा। बायो मतलब होता है जो हमें नेचर से लिविंग थिंग मिलती है, उसे हम कहते हैं बायो। तो लॉजी मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेना। तो मतलब आप इस कोर्स के अंदर बायो के बारे में एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि आप बायोलॉजी सीखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की खोज अरस्तु ने की थी तथा इसे बायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु कहलाते हैं। बायोलॉजी की खोज अरस्तु ने की थी। तो जो जनक होता है ना, उसका मतलब खोज होता है, उसका मतलब होता है फाउंडर। तो द फाउंडर ऑफ बायोलॉजी वॉज अरस्तु। बायोलॉजी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। पहले के टाइम पे बायोलॉजी सिर्फ जूलॉजी को ही माना जाता था, उस टाइम पे बॉटनी नहीं था। तो जब बायोलॉजी की खोज की थी अरस्तु ने, तो उसी टाइम पे उन्होंने जूलॉजी की भी खोज की थी और उन्होंने जूलॉजी को भी दुनिया को दिया था। तो फिर अगर बायोलॉजी उन्होंने कोई सब्जेक्ट दिया, कोई उन्होंने कोर्स दिया दुनिया को, उसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं तो कोर्स कैसे कहलाएगा। तो फिर उसके अंदर जूलॉजी था, तो उस टाइम पे जूलॉजी की भी खोज अरस्तु ने ही की थी। बॉटनी बाद में आया। बॉटनी की खोज थियोफ्रेस्टस ने की थी। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं, थियोफ्रेस्टस। तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर आता है चैप्टर 1 सेल। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका हमारे अंग के अंदर करोड़ों की मात्रा में होती है और यह छोटी छोटी इकाई होती है। इकाई उसे कहते हैं जो सारे काम कर सकता है। अंग्रेजी में हम इकाई को यूनिट कहते हैं तथा कोशिका को सेल कहते हैं, CELL, सेल। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए, हर चीज़ के ना एक अलग से नाम होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में काटने को कट कहते हैं, उसी तरह हम कोशिका को, सेल को बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साइटो। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल इज साइटो। ओके। तो जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जब हम सिर्फ कोशिका के बारे में काफ़ी डीप में पढ़ाई करते हैं, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉजी मतलब कोई एक चीज़ के बारे में एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेना। उसी तरह हम सेल के बारे में यानी साइटो के बारे में साइटोलॉजी पढ़ते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वह मरी हुई कोशिका थी, यानी कि वह जीवित कोशिका नहीं थी। और पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटेली वॉन नीवनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटेली वॉन नीवनहॉक। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वांग ने दिया था। सिद्धांत मतलब होता है, उसके बारे में आप कह सकते हैं, समझ लीजिएगा, आप सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वांग ने। सिद्धांत तो आप समझते होंगे ना, आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो CBSE बोर्ड वालों को इसके ना प्रॉब्लम होगा। आगे बढ़ते हैं। कई कोशिका मिलकर बनता है एक उत्तक टिश्यू। कई सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है, कई टिश्यू मिलकर एक बॉडी पार्ट बनता है और कई बॉडी पार्ट्स मिलकर हमारी शरीर बनते हैं, हमारी बॉडी बनती है। तो देखिए, कोशिका, उत्तक, अंग, शरीर। कोशिका, उत्तक, अंग, शरीर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑस्ट्रिच।
क्या कहते हैं हम, ऑस्ट्रिच। उसका अंडा लगभग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। तो इतना बड़ा अंडा तो हम नहीं खा सकते, पर उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कोशिका मतलब कोशिका जो अंडे के अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है ना, वो कोशिका होती है। तो फिर इतना बड़ा अंडा है तो उसके अंदर बीच में सबसे बड़ा वो पीला वाला हिस्सा होगा ना, उसे हम कहते हैं सबसे बड़ी कोशिका। वह दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। देखिए वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका थी, दुनिया की सबसे छोटी तथा बड़ी थी वो। और अब मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका वो है ओवम। उसे हम इंग्लिश में ओवम भी लिखते हैं, पर उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ओवम ही होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में ओवम, तथा सबसे देखिए जो ओवम कोशिका होती है ना, वह मात्र फीमेल में पाई जाती है और वह मात्र जनन के हिस्से में ही काम आती है। और जो स्पर्म होती है, स्पर्म, वह मात्र मेल में पाई जाती है। यह मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है, स्पर्म। जब हमारे अंदर गुणसूत्र जब फीमेल तथा मेल में से बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, तो स्पर्म भी अच्छा योगदान देती है। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका के बारे में। ब्रेन की जो कोशिका होती है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल नेम हर चीज़ के लगभग अलग ही होते हैं, उस तरह ब्रेन का बायोलॉजिकल नेम होता है न्यूरॉन। ब्रेन का बायोलॉजिकल नेम होता है न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन का कोशिका होता है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। यह दोनों में पाई जाती है, मेल तथा फीमेल में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक अभी आपने बेसिक जानकारी ली उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार हम रिवाइज करते हैं। बायोलॉजी की खोज की थी अरस्तु ने, जूलॉजी की खोज अरस्तु ने, बॉटनी की खोज थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के अंदर चैप्टर 1 सेल, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वांग, जीवित कोशिका की खोज एंटेली वॉन नीवनहॉक, कोशिका का सिद्धांत नहीं, कोशिका सिद्धांत तो हो गया ना, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल साइटो, कई कोशिका मिलके एक उत्तक, कई उत्तक मिलके एक अंग, कई अंग मिलके हमारा शरीर, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, ओनली इन फीमेल, मात्र महिलाओं में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, ओनली इन मेल, यह मात्र मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन न्यूरॉन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी कोशिका होती है ना, वह एक झिल्ली में बंद होती है। झिल्ली मतलब एक बॉल टाइप का होता है, खोखला, जिसके अंदर कोशिका के अंग होते हैं। कोशिका के अंदर लगभग 8-9 चीज़ें होती हैं, 8-9 अंग होते हैं। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसे हम इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तथा कोशिका मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका मेम्ब्रेन तो वैसे नॉर्मली कह देते हैं, बाकी वो इंटरनेशनल में नहीं है, मतलब वो एक अच्छा वर्ड नहीं है। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वह प्रोटीन से बना होता है, वह प्रोटीन से बना होता है। जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं ना, देखिए हम बायोलॉजी के अंदर ना पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप। तो जो पादप की कोशिकाएं होती है, उनके इस जो कोशिका झिल्ली है उसको बाहर के कवर के लिए एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं। ये जो सेल वॉल होता है, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। देखिए मानव इतना सक्षम है कि वो अपने अंग को कपड़ों से ढक लेता है। जब गर्मी आती है तब हम लोग थोड़े कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं।
जब ठंडी आ जाती है तो हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, अच्छे से सॉक्स पहन के रहते हैं। तो उसी तरह नहीं, जो पादप होते हैं ना, उनके पास तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते कि यहाँ पे भारत में अभी ज़्यादा ठंडी आ गई है तो फिर वो वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, तो वो चल फिर नहीं सकते। तो इसीलिए भगवान ने उन्हें कोशिका भित्ति दी है ताकि उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले। तो जो ना उनकी कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति मानव में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर पहली चीज़ आती है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, कोशिका भी दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब होता है, देखिए जो प्रो शब्द है ना, वो अविकसित चीज़ को दर्शाता है, यानी कि वो अभी विकास हो रहा है, अभी अविकसित है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आप बताइए। प्रोकैरियोटिक यानी अविकसित, यूकैरियोटिक मतलब विकसित। तो हम किस में आते हैं? हम अविकसित कोशिका में आते हैं या विकसित कोशिका में आते हैं? जाहिर सी बात है, हमारा शरीर इतना बड़ा है, हम विकसित कोशिका ही रहेंगे, यानी कि हम यूकैरियोटिक कोशिका हैं। जो सारे मानव तथा पादप होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। यहाँ तक कि जो चींटियाँ भी होती हैं, जिसे CBSE बोर्ड वाले एंट कहते हैं, एंट, वह भी यूकैरियोटिक में आती है। प्रोकैरियोटिक में अगर आप सीधी भाषा में कहें तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिन छोटे छोटे जीवों को आप अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते, आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है दिखने में, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। उनका जो कोशिका होता है वह अविकसित होता है। क्या वो इतने छोटे, उनको कुछ ज़्यादा काम करना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उनको इतनी सारी कोशिका देख के, विकसित कोशिका देख के? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? अल्टमैन ने। खून के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया को हवा मिलती है। खून के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया को हवा मिलती है और हवा के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन। तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके अंदर एक साइकिल चलता है। अब साइकिल मतलब पैर से चलाने वाला साइकिल नहीं, जैसे CBSE बोर्ड वाले बायसाइकिल कहते हैं, वो वाला साइकिल नहीं। इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है। तो जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इस साइकिल की, इस प्रोसेस की खोज की थी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसीलिए जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। तो फिर ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, इसको ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फिर खून के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेके अपने क्रेब्स साइकिल को दे देता है। इस क्रेब्स साइकिल के अंदर जो, इस क्रेब्स साइकिल से 38 ATP बनता है। 38 ATP अलग मतलब है, आप बस ये ध्यान में रखिए कि 38 ATP बनता है, 38 ATP बनता है क्रेब्स साइकिल से। और ये जो 38 ATP होता है, इससे एक ग्लूकोज बनता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनाए रखता है। हमको जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें चक्कर तथा बेहोशी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की दीवारें होती है ना, ये देखिए, पहले ये तो एक हमारी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इतना छोटा सा होता है, इतनी छोटी तो कोशिका ही होती है। जब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसके घेरे के अंदर, मतलब उसका जो बाउंड्री है, उसके अंदर की जो दीवारें होती है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवारों को हम
क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना होता है। मतलब उस 38 ATP से एक ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को हम हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा बनाना। तो अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसका काम ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। मतलब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ने अभी ऊर्जा बना दी, अब उसी को कोशिका के अंदर ऊर्जा चापेगा थोड़ी, पूरा भर देगा ऊर्जा से। तो फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो चाहिए रहता है ना। नहीं तो मान लीजिए यूज़ हो गई तो भी अगर, अच्छा देखिए, हमारे शरीर की एक खासियत होती है। अगर आप रनर हैं, अगर आप दौड़ रहे हैं तेज़ी से, तो फिर आपके पैर की कोशिकाओं में दिक्कत होगी, उन लोग की ऊर्जा खत्म होगी। जो गले की कोशिकाएं, जो आपकी पीठ की कोशिकाएं हैं, वो लोग तो ऐसे ही खाली बैठी रहेंगी, उनका तो कुछ काम ही नहीं है। तो जो उनके यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बना रहा रहेगा ना, उसको ये गोल्जी बॉडी ले आके यहाँ पे पैर में सप्लाई कर देगा। तो फिर गोल्जी बॉडी का काम ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी का काम खत्म हो गया, इसको बस ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो हम देखते हैं वैक्यूल्स के बारे में। जो तीसरा अंग आता है कोशिका के अंदर, वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, वैक्यूल भी कहते हैं, मतलब तो सेम है। जो हमारा शरीर होता है, जब हम पानी पीते हैं, जो पानी स्टोर कहाँ होता है, तो पानी स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल्स का। पानी स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल्स का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा अंग आता है कोशिका का साइटोसोल। चौथा अंग आता है साइटोसोल। तो इसका काम कोशिका का विभाजन करना होता है। मतलब कोशिका विभाजन, मतलब देखिए, अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किसी ने आपको ऐसे एक मुक्का मारा, यहाँ के आपकी कोशिका मर जाती है। अगर आप इतना मारते हैं ना, यहाँ की कोशिका मर जाती है। आपको अगर हल्का सा दर्द हुआ, हल्की सी आपको चोट लगी, यानी कि वहाँ की कोशिका मर गई। तो अगर आपकी यहाँ की कोशिका मर गई, तो फिर यहाँ पे कोशिका खाली थोड़ी रहेगा, एक खोखल थोड़ी बन जाएगा। तो जो आजू बाजू की कोशिकाएं रहेंगी ना, वो जो उनका सेंट्रोसोम रहेगा आजू बाजू की कोशिकाएं का, वो नई कोशिका बना देगा। यानी कि धीरे धीरे करके एक नया अंग बना देगा। जब कहीं पर भी आपकी कोशिका मरती है, तो उनकी जो डेथ बॉडी होती है ना, उस हिस्से में काला हो जाता है। देखिए, अगर आप किसी को हुमच के एक मुक्का मारेंगे ना, तो उस हिस्से में अगर हड्डी पे लगता है, अगर काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो खून बह के सही हो जाएगा अपना। अगर आप हुमच के एक मुक्का मारते हैं किसी को, वो हड्डी पे लगता है, हड्डी के पहले मांस पे लगेगा, मांस के पहले कोशिकाओं पे लगेगा। तो जब कोशिकाओं पे लगता है, वहाँ की कोशिकाएं जब मर जाती है ना, तो उनकी डेथ बॉडी के यहाँ पे पूरा काला काला हो जाता है। तो फिर उन सबको सही करने का काम होता है सेंट्रोसोम का। देखिए, मुझे थोड़ा खांसी हुई है, तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है, बीच बीच में मेरी आवाज़ फंस जा रही होगी, या फिर बीच बीच में पतली आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। अगर आपको कोई चाकू मारने आया है ना, तो आप उसको अपना लीवर दीजिए, बोलिए यहाँ पे मार। क्योंकि अगर लीवर में आपको कोई चाकू भी घुसा देता है ना, डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए मार दिया ऐसे, पूरा निकाल देगा वो अपने आप ही सही हो जाएगा। हल्का मलहम पट्टी करेंगे तो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में, तथा सबसे कम कोशिका विभाजन होता है ब्रेन में, न्यूरॉन में। देखिए, न्यूरॉन के अंदर एक ऐसा हिस्सा है ना, जिसके अंदर 90% न्यूरॉन होता है तथा 10% गीलियल होता है। जो हमारा 90% न्यूरॉन होता है ना, इस न्यूरॉन में, ब्रेन में, तो फिर 90% के अंदर सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। सेंट्रोसोम होता ही नहीं, साइटोसोल। तो इस 90% के न्यूरॉन में साइटोसोल नहीं पाया जाता है। तो अगर आपके ब्रेन में चोट लगती है, तो फिर वह बहुत कम है कि वह ठीक हो पाएगी। अंदर की चोट, हाँ, क्या बाहर से अगर देखिए आप बाल छिलवाए जाएंगे, तो अगर ठीक से नहीं छिलेगा तो यहाँ पे कट बैठ जाएगा, तो अपने आप ही सही हो जाते हैं। वो ऊपर की चोट होती है।
अगर अंदर से चोट लगती है ना तो ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम विभाजन होता है। जो 10% गीलियल होता है ना, इसके अंदर साइटोसोल पाया जाता है। तो 90% न्यूरॉन होता है, उसके अंदर साइटोसोल नहीं पाया जाता है। परंतु जो 10% गीलियल होता है उसके अंदर साइटोसोल पाया जाता है। तो ये जो हमारा साइटोसोल होता है ना, उसका काम तो कोशिका विभाजन करना है। अगर उस 10% गीलियल के आसपास कहीं पे लगा तो फिर हमारा साइटोसोल उस हिस्से का विभाजन करेगा। और ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है ना जहाँ पे, उसके पहले आप देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन साइटोसोल ने कर दिया ना, उस हिस्से में कैंसर हो जाएगा। और अगर ज़रूरत से कम हुआ तो सड़ के कैंसर होगा। तो फिर उसका मेंटेन रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर के पहले होता है ट्यूमर, वहाँ पे गांठ बन जाती है, ट्यूमर। तो फिर ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है, हमारा न्यूरॉन एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे कैंसर नहीं होता है। आपने किसी को सुना है ब्रेन कैंसर हुआ है? ब्रेन के अंदर कभी कैंसर ही नहीं होता है। जो हमारा 10% गीलियल होता है ना, उसके अंदर साइटोसोल पाया जाता है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन किया तो फिर वहाँ पे देखिए, इसके जो कैंसर होता है ना, उसके पहले एक स्टेज होता है उसका ट्यूमर। जो कैंसर का एक छोटा स्टेज होता है ट्यूमर। तो हमारा ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है, इसमें कभी कैंसर ही नहीं होता है। ट्यूमर जाते जाते मौत हो जाती है। तो ब्रेन को काफ़ी बचा के रखिएगा। ब्रेन आपके शरीर का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपको साइटोसोल अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है ER। तो इसका काम कोशिका को फुलाना होता है। यह कोशिका का कंकाल भी कहलाता है। अब कोशिका पचक जाएगी, उसको फुलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो ये जो ER होता है ना, यह कोशिका को फुला के रखता है। ऐसे कोशिका है ना, तो उसके अंदर ये ऐसे से फैला होता है। तो फिर यह कोशिका का कंकाल कहलाता है ER। इसके अंदर 2 साइड होते हैं, मतलब अब ये ऐसे ऐसे है। तो एक आधा साइड होता है स्मूथ साइड और आधा साइड होता है रफ साइड। आधा साइड घुरघुरा नहीं, उबड़ खाबड़ होता है और आधा साइड होता है एकदम प्लेन, एकदम चिकन रहता है। तो जो एकदम चिकन रहता है ना, वहाँ पे वसा का निर्माण होता है। CBSE बोर्ड वाले वसा को फैट बोलते हैं सो मच फैटी आई एम सो मच फैटी। थोड़ा चर्बी हो गई है, फैटी बोलता है। और तो देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की स्मूथ साइड होती है ना, वहाँ पे वसा का निर्माण होता है, फैट्स का निर्माण होता है। और जो रफ साइड होती है ना, उसके अंदर प्रोटीन बनता है। इसके अंदर एक राइबोसोम नाम का चीज़ पाया जाता है। राइबोसोम एक अलग भी टॉपिक है, मतलब ये 6वां अंग होता है। अभी हम ER 5वां अंग है, तो 6वां अंग आपको राइबोसोम पढ़ने के लिए मिलेगा। अब बस ये ध्यान में रखिए कि जो रफ साइड होती है ER की, उसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है तथा वह प्रोटीन बनाता है। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बहुत सारे काम होते हैं। कोशिका को फुला के भी रखता है, वसा भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है। पर ये एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम तो कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ कोशिका को फुला के रखता है। ऐसे बस खड़ा रहेगा कोशिका को फुलाने के लिए। बाकी स्मूथ साइड में वसा का निर्माण होता है, वो थोड़ी करता है, स्मूथ साइड कर रही है। और बाकी जो रफ साइड होती है उसमें तो राइबोसोम पहले से ही है, उसका तो कुछ काम ही बनी है, बस राइबोसोम उसमें बैठ के प्रोटीन बना रहा है। तो बस वहीं पढ़े रहते हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के अंदर है, तो वो उसके भी अंग हैं, वो उसी से बन रहा है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का काम कोशिका को फुलाना, प्रोटीन बनाना तथा वसा निर्माण का होता है। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम ER में पाया जाता है, तो अभी राइबोसोम पढ़ते हैं। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। तो फिर जो हमारा 20 एमिनो एसिड होता है ना, उसके अंदर से 10 हमारे शरीर के अंदर प्राप्त होते हैं यानी कि इनफ क्वांटिटी में आते हैं, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतना रहता है। तो ये 20 में से 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से होते हैं, इनकी कोई कमी ही नहीं होती। और जो 10 एमिनो एसिड बाकी के हैं, उनको आपको खाने पीने के जरिए लेना होता है। यदि आप खाने को एकदम अच्छे से पूंछ के खाएंगे ना, तो फिर आपको प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा।
आजकल के नौजवान लोग तो बस हैम 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 किया और 2 बार में ढकेल दिया पूरा। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर आप 3 रोटी खाते हैं, वहाँ पे अगर आप 2 रोटी अच्छे से पूंछ के खाते हैं ना, तो वो 3 रोटी के बराबर हो। तो वह तो पाचन क्रिया में आ गया। तो 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है, जिसमें से 10 आपको खाने पीने के जरिए लेने होते हैं तथा 10 आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो जो हमारा राइबोसोम होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में पाया जाता है। तो आज की बायोलॉजी की पहली क्लास ख़त्म करते हैं, और जैसा कि आपको जानते हैं कि आज मेरा पहली क्लास है, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, और अगली क्लास जल्द ही आ जाएगी। जय हिंद। बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब अरस्तु ने जूलॉजी की खोज की थी तो बॉटनी की खोज क्यों नहीं की थी? क्योंकि बॉटनी भी तो, जो हमारे पादप है, वो भी तो लिविंग थिंग ही है ना। पर उस टाइम पे ना हमें ये नहीं पता था कि पादप भी लिविंग थिंग होती है, वह भी जीवित चीज़ें होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था कि पादप के अंदर जीवित चीज़ें होती है, वह जीवित होते हैं। तो फिर जब दुनिया को ये पता चला कि पादप भी जीवित होते हैं, तब बायोलॉजी के अंदर पादप को भी लेके आए, बॉटनी को भी लेके आए। तो उस टाइम बॉटनी की खोज की थी थियोफ्रेस्टस ने, जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पादप के अंदर भी जीवित चीज़ें होती है। तब तक के लिए जय हिंद। अगली क्लास जल्द ही आएगी।